गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई होप मेरी वॉइस आपको पहुंच रही होगी। और आज मैं आपकी क्लास स्टार्ट करता हूं। आज मेरी आपको फॉर्मल फर्स्ट पहली क्लास है ये। और इस पहली क्लास में मैं आपको यूनिट 1 से प्रारंभ करूंगा। आप में से कुछ लोग अभी भी क्लास से जुड़ रहे हैं, तो उनको मैं जोड़ता भी रहूँगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कल जो क्लास हुई थी, उस क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। और मैं ये आप सबसे आशा करता हूँ कि आप सब उस चैनल को, जो मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको जब भी लेक्चर के जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड किए जाएं तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे गूगल क्लासरूम में बार बार आपको इन्फॉर्म करने की आवश्यकता न पड़े। ओके, वेलकम टू द माई फर्स्ट क्लास। इन फर्स्ट क्लास आई विल हैंडल द यूनिट 1 फर्स्ट। यूनिट 1 में आपको मैं बता चुका हूँ कि ये यूनिट 1 जो है 2 या 3 हिस्सों में मैं इसको डिवाइड करूँगा। पहला हिस्सा जो है वो है सेमीकंडक्टर के बारे में। काफ़ी कुछ आपने पार्ट 1 में इसके बारे में पढ़ा हुआ है। पार्ट 1 में भी जो है सेमीकंडक्टर से शुरुआत किया जाता है थर्ड पेपर में, और इसलिए मैं थोड़ा चाहूँगा कि यहाँ पर मैं इसको जल्दी कवर अप करूँ। तो आई होप कि आपको अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप बीच में पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, वरना एंड में मैं आपको 5 मिनट का वक्त दूंगा जिसमें कि हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, सो अब मैं यहाँ से आपको स्टार्ट करता हूँ। सेमीकंडक्टर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जैसा इसका नाम ही है, जब सेमीकंडक्टर कहते हैं तो इसका मतलब है कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ना। जस्ट अ मोमेंट, मैं जरा अपना प्रेजेंटेशन संभाल लूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि ये अपने आप रन कर गया। ओके, सॉरी, दैट कर दीजिए। ओके, तो मैं आपको सेमीकंडक्टर आज डिस्कस करने वाला हूं। और जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सेमी, जिसको हम प्रीफिक्स कह सकते हैं, और दूसरा है कंडक्टर। सो ऑब्वियसली जब भी कभी किसी हम लोग टेक्निकली सेमी वर्ड लगाते हैं, जैसे हम कहते हैं सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड, या सेमी सॉलिड एंगल, है ना, या सेमी एम्पिरिकल, या सेमी सर्किल, इस तरीके से कभी भी हम जब सेमी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब, इस तरह का प्रीफिक्स का इस्तेमाल करने का मतलब ये होता है कि जिसके आगे ये प्रीफिक्स लगाया जा रहा है एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, बल्कि इसकी प्रॉपर्टी दो लेवल्स के बीच की कुछ प्रॉपर्टी है। तो यहाँ जब कंडक्टर के आगे सेमी लगा हुआ है तो इसका मतलब ये कंडक्टिविटी की बात कर रहा है। और दो तरह के जो है सॉलिड या दो तरह के मटेरियल के बारे में हम पहले से जानते हैं, एक है कंडक्टर और एक इंसुलेटर। तो ऑब्वियसली जो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी होगी वो उन दोनों के बीच की कुछ प्रॉपर्टी होगी। तो आखिर किस प्रॉपर्टी की बात हो रही है? अगर मान लीजिए आप कोई कंडक्टर लेते हैं, कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, और उसके दो सिरों के पर आप कुछ एक मॉडरेट सा वोल्टेज अप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, या कंडक्टिंग पीस लिया, जैसे मान लिया हमने कॉपर का एक तार ले लिया या टुकड़ा ले लिया, और उसके दो सिरों के बीच में हमने एक बैटरी अप्लाई करी मॉडरेट वोल्टेज की। तो आप जानते हैं क्योंकि वो कंडक्टर है तो इसके थ्रू आराम से चार्ज का फ्लो होगा, यानी कि करंट का फ्लो इत्मीनान से होगा, क्योंकि वो एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग मटेरियल है। कॉपर ले लें, एल्युमिनियम ले लें, गोल्ड ले लें, कुछ भी हो। तो कंडक्टर हम उन्हें समझते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर हम उन्हें समझते हैं जिसके थ्रू अगर उनके क्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें तो उसके थ्रू चार्ज का फ्लो, जनरल फ्लो ऑफ चार्ज पॉसिबल हो सके, करंट का फ्लो पॉसिबल हो सके। लेकिन दूसरा लेवल इंसुलेटर, इंसुलेटर हम उस तरह के मटेरियल को कहते हैं जिन पर अगर आप काफ़ी वोल्टेज भी लगा दें तब भी उनके थ्रू जो चार्ज का फ्लो बड़ी मुश्किल से हो सके, या जो करंट का फ्लो हो वो बहुत ही फीबल हो। ऑर्डिनरी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने पर, यानी कम वोल्टेज अगर आपने लगाया हो, तब तो कोई करंट का फ्लो ना हो। जैसे वुड पीस है, कार्क है, ग्लास है, पेपर है,
वोल्ट है, इनके अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें, 4 वोल्ट 5 वोल्ट आपने कुछ अप्लाई किया, तो उसके थ्रू करंट का फ्लो नहीं होगा, और इसको हम इंसुलेटर कहेंगे। तो इन दोनों लेवल्स के जो ये प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी डिस्कस की गई, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी उनके बीच की होती है। इसका मतलब कि अगर इन ऐसे मटेरियल के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज अप्लाई करें, तो कंडक्टर की तरीके से लार्ज करंट या इंसुलेटर के तरीके से फीबल करंट दोनों ही नहीं होगा, बल्कि उसके थ्रू बहुत कम मात्रा में ऑन एप्लीकेशन ऑफ सफिशिएंट वोल्टेज कुछ करंट फ्लो कर सकता है। सो अगर वो ऐसी प्रॉपर्टी रखता है तो उसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि क्या हम एक प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर का पीस ले लें और उसके क्रॉस वोल्टेज लगाएं तो क्या वाकई करंट फ्लो करने लगेगा? इस सवाल का जवाब हम आगे कुछ वैल्यूज बताने के बाद डिस्कस करेंगे। देखिए, जो मटेरियल्स को हम तीन अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, सो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है, आधार होता है। तो उसमें से मैं एक एक बेसिस को बारी बारी डिस्कस करूंगा। जैसे सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ रेजिस्टिविटी। जब मैं रेजिस्टिविटी डिस्कस कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी भी अपने आप डिस्कस हो गई, क्योंकि आप जानते हैं कि कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। रेजिस्टिविटी को आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो रेजिस्टिविटी से आप बहुत ज्यादा नए शब्द से परेशान ना होइएगा, जिसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसी को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ वैल्यू दी हुई है, जैसे कॉपर की वैल्यू दी हुई है। कॉपर की रेजिस्टिविटी आप देखिए 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर के ऑर्डर की, मतलब -6 कितनी कम है रेजिस्टिविटी, तो ऑब्वियसली कॉपर की कंडक्टिविटी 10⁻6 के ऑर्डर की हो जाएगी, यानी बहुत ज्यादा हो जाएगी। वहीं इंसुलेटर देखिए 10⁻12 +12, माइनस नहीं +12 ओम सेंटीमीटर है। तो अगर कॉपर से माइका, माइका एक इंसुलेटर है, को कंपेयर करें तो 10⁻18 टाइम्स का डिफरेंस है। इस वजह से कॉपर के थ्रू करंट आसानी से फ्लो करता है, तो रेजिस्टिविटी बहुत कम, -6। और माइका के थ्रू करंट लगभग नहीं फ्लो करता, क्योंकि उसकी जो रेजिस्टिविटी है 10⁻12 है, तो कंडक्टिविटी 10⁻−12 हो जाएगी, इतनी कम कंडक्टिविटी हो जाती है, ठीक है? अब बात करते हैं बीच में सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में दो एग्जांपल्स बड़े पॉपुलर, जर्मेनियम, सिलिकॉन। जर्मेनियम का आप देख रहे हैं कि जो रेजिस्टिविटी है 50 ओम सेंटीमीटर है, जबकि सिलिकॉन की 50 × 10⁻3 यानी कि 1000 गुना ज्यादा, जर्मेनियम की तुलना में 1000 गुना ज्यादा 10⁻3 ओम सेंटीमीटर है। सो इसकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो कॉपर और माइका के बीच में। तो ये कॉपर जितना अच्छा कंडक्टर तो नहीं, पर माइका जितना बुरा इंसुलेटर भी नहीं है। इसकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में है, और रेजिस्टिविटी भी इन दोनों के बीच में है। कंडक्टिविटी कहें, रेजिस्टिविटी कहें, एक ही बात है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, आप समझ गए होंगे। एक चीज यहाँ पे और जोड़ते चले कि जर्मेनियम की कंडक्टिविटी, सॉरी रेजिस्टिविटी सिलिकॉन की तुलना में 1000 गुना कम क्यों है? ये डिपेंड करता है कि उसके पास कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, यानी यहाँ पे चार्ज कैरियर का मतलब इलेक्ट्रॉन से हुआ हो। तो जर्मेनियम के पास जो चार्ज कैरियर की संख्या होती है, अगर उसकी तुलना हम सिलिकॉन के चार्ज कैरियर से करें, तो जर्मेनियम के पास लगभग 1000 गुना ज्यादा चार्ज कैरियर होते हैं सिलिकॉन के कंपेरिजन में। ज्यादा चार्ज कैरियर का मतलब कंडक्टिविटी इज मोर एंड रेजिस्टिविटी इज लेस। यही कारण है कि जर्मेनियम की रेजिस्टिविटी सिलिकॉन के कंपेरिजन में 1000 टाइम्स लेस है, ठीक है? तो रेजिस्टिविटी से हमें ये पता लगता है कि कौन ज्यादा अच्छा कंडक्ट करेगा। तो अब इन्हीं दोनों के बारे में हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। दो सेमीकंडक्टर, इनको भी नाम दिया था सिलिकॉन, जिनके पास कुल 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जिसको हम वैलेंस लेवल कहते हैं, उनमें होते हैं। जर्मेनियम में आप जानते हैं 32 होते हैं, लेकिन इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये किस तरह के एलिमेंट्स हुए? ये हुए टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वैलेंस लेवल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल की का ही महत्व ज्यादा होता है जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो, यानी वो टेट्रावैलेंट हो। तो क्या केवल यही दो ऐसे एलिमेंट हैं
जो कि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के काम आते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा इस टेबल से आप समझने की कोशिश कीजिए कि सेमीकंडक्टर मटेरियल जो इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल हो रहे हैं वो 3 तरह के होते हैं। एलिमेंटल यानी कि केवल एलिमेंट होंगे, अगर केवल एलिमेंट होंगे तो ग्रुप 4 के एलिमेंट ही इस्तेमाल किए जाते हैं, दे आर मोस्ट सुटेबल। हम आगे डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों नहीं कि हम ग्रुप 3 के इस्तेमाल कर लें या ग्रुप 5 के इस्तेमाल कर लें, क्या सेमीकंडक्टर तो उनमें भी होते हैं, उसका रीजन हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मटेरियल जो इस्तेमाल करते हैं वो ग्रुप 4 के होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। लेकिन एक दूसरे तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं वो कंपाउंड यानी कि 2 एलिमेंट्स को मिला के बनाए जाते हैं। वो जो 2 एलिमेंट मिला के बनाए जाते हैं वो ग्रुप 3 और ग्रुप 5 के हो सकते हैं, मिला के बनाए जा सकते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फास्फाइड, इंडियम बिस्मथ, गैलियम नाइट्राइड एंड सो ऑन। इसी तरीके से एक और ग्रुप है, उनको भी हम कंपाउंड ही कहेंगे, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। उसमें हम ग्रुप 2 को ग्रुप 6 के साथ मिलाते हैं, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम टेलुरियम, कैडमियम सेलेनियम, जिंक ऑक्साइड, जिंक सेलेनियम एंड सो ऑन। तो एलिमेंटल हो गए, कंपाउंड सेमीकंडक्टर हो गए। तीसरा है एलॉय सेमीकंडक्टर। एलॉय सेमीकंडक्टर में ग्रुप 3, 2, 5 सबके मिक्स करके बनाए जाते हैं और उनके कुछ एग्जांपल्स नीचे मेंशन हुए हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि AlXGa1 - XAS, यानी ये x की वैल्यू का 1, 2, 3, 4 वैल्यू आप बदल कर अलग अलग तरह के एलॉय क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं इसलिए मेरे ख्याल से आप एलॉय और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस जानते हो। ये अलग अलग तरह के मटेरियल यानी कि एलिमेंटल मटेरियल, कंपाउंड मटेरियल या एलॉय मटेरियल की आवश्यकता पड़ती ही क्यों है? अलग अलग तरह के सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने के लिए अलग अलग तरह के मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। वो भागा एकदम से, यहाँ पर दिया है भागा। बेटा, माइक ऑन है बेटा, आप जरा अपना माइक बंद करिए। वो भागा यहाँ पे ऊपर से गिरा, वहीं पे रह गया, फिर वहां चला गया बाहर। बेटा किसी का माइक ऑन है? चल नहीं पा रहा। तो मुझे भाई एक्सपेल करना पड़ेगा, जस्ट अ मोमेंट। अपना माइक बच्चों बंद रखिए वरना फिर मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है बीच में, और आपका भी सभी बच्चों का टाइम जाता है जो इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। आज मैं देख रहा हूँ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की संख्या काफी कम है, आपकी आधी क्लासेस में क्लास अटेंड कर रही। ओके फाइन। तो जैसे कि इसमें से कुछ तो आपके सिलेबस में जिनको मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे कि टनल डायोड। किसी बच्चे ने लिखा है कि ऑडियो नहीं आ रहा है सर, ऑडियो इज नॉट रेगुलर। क्या सभी बच्चों के साथ ये समस्या है? अगर ऐसा हो तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं चैट बॉक्स को देख रहा हूँ। ओके फाइन। जैसे टनल डायोड, साउंड इज ओके? नो सर से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। साउंड इज ओके? साउंड इज क्लियर? ओके, यस सर, यस सर, ओके फाइन। आगे बढ़ते बेटा, जिनको अगर आवाज सही मिल रही वो अपनी तरफ एक बार चेक कर ले। हाँ यार, टनल डायोड ये आपके सिलेबस का पार्ट है, इसमें कंपाउंड सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है। आप देख रहे हैं गैलियम आर्सेनाइड लिखा हुआ है। लेजर आपने पढ़ा है, फोटो डायोड लेजर सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है, तो उसके बारे में आप जानते हैं। ये मटेरियल्स हैं जो यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड आपको मैं पढ़ाऊंगा, वहाँ पे आप देखेंगे कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है और एलॉय सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है एंड सो ऑन। तो बाकी भी कई नाम लिखे हैं, आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं इसको बहुत ज़्यादा आगे डिस्कस नहीं कर। ओके, सेमीकंडक्टर के बारे में एक बड़ी खास बात होती है जो कि कंडक्टर से उसको अलग करती है। क्योंकि देखिए, आपको कई बार आपको एग्जामिनेशन पूछा जाएगा या आप भी हमसे पूछेंगे सर एक लिस्ट बता दीजिए कि कंडक्टर और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या अंतर है। तो ऐसा लिस्ट तो मैं नहीं बताने जा रहा, लेकिन मैं बाकी एक एक पॉइंट्स के ऊपर बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने अभी आपको कंडक्टिविटी के बारे में बताया, क्या डिफरेंस होता है तीनों में। रेजिस्टिविटी के बारे में बताया कि क्या डिफरेंस होता है, किन क्लास के एलिमेंट्स को या कंपाउंड को या अलॉयज को हम इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में बताया। अब हम बात कर रहे हैं आपके टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी की। आमतौर पे ये देखा गया है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं,
टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, कंडक्टर के मामले में क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों? कि जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एजिटेट होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो बाकी आयन से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, और इसके कारण उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यानी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज एंड कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। और इसको वहां पे कंडक्टर के मामले में बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी पॉजिटिव क्यों कहा गया? क्योंकि रेजिस्टेंस विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है, ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा, इसका मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता, यहाँ उल्टा होता है। क्यों होता है वो तो हम बाद में बात करेंगे। यहाँ होता है रिडक्शन इन रेजिस्टेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। कंडक्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, रेजिस्टेंस घटता है। तो चूंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे घटता है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। कि सेमीकंडक्टर के पास क्या होता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है। ठीक, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक खास बारे में, जिसको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे के चीजों में इसकी बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। वो है एनर्जी लेवल। आप जानते हैं कि हर एटम के आसपास उनके एक एनर्जी लेवल, फिक्स एनर्जी लेवल होते हैं, जो कुछ सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। कि पहला एनर्जी लेवल क्या होगा, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर दूसरा एनर्जी लेवल क्या होगा, उसमें कितने होंगे, तीसरा क्या होगा, लास्ट जो फील्ड होगा उसको हम वैलेंस लेवल कहेंगे, उसके बाद वाले को कंडक्शन लेवल कहेंगे। उसमें इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, लेकिन जब हम इसको एक्साइट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस लेवल से उठकर कंडक्शन लेवल में जा सकता है। आपने थोड़ा इसको पढ़ा है, कई जगह पढ़ा है, एटॉमिक फिजिक्स पढ़ा है, पार्ट 1 में इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा है। तो इसको हम आज अब डिस्कस करेंगे। मान लीजिए इस फिगर को मैं जो दिखा रहा हूँ, जितना मैं कहूँ फिलहाल आप उतना ही देखिएगा, ठीक है। फिगर को लेफ्ट साइड से देखना शुरू करिए। आप देख रहे होंगे कि ये जो प्लॉट है, ये जो ग्राफ है, ये एनर्जी वर्सेस एटम है। एटम ऑन एक्स एक्सिस, एनर्जी ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस से बाहर की ओर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनकी एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाती है। फर्स्ट की एनर्जी लेवल सबसे कम, सेकंड की उससे ज्यादा, थर्ड की उससे ज्यादा, सो ऑन। उसे एनर्जी लेवल को यहाँ पर प्लॉट किया गया है। तो पहले अगर मान लीजिए कि सिंगल एटम हो, आइसोलेटेड सिंगल एटम, जहां 1 लिखा हुआ है ना एक्स एक्सिस पे, इस पे ध्यान दीजिए। तो यानी कि आप सिर्फ 1 के ऊपर जो बने हुए उन्हीं को देखिए। ये 2 या 3 के नीचे जो ऊपर बने हुए उनको मत ध्यान दीजिए, बिल्कुल मत देखिए। तो 1 के ऊपर आप देखेंगे तो एक एनर्जी लेवल E1 होगा, फिर E2 होगा, फिर E3 होगा। एक बात कवर कर रहे होंगे कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, इनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो आपको याद होगा, आपको हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ाया गया होगा, एटॉमिक फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा कि वहां पर एक फॉर्मूला चलता है, एनर्जी लेवल इक्वल टू -E0 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। तो ये n स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 1 के लिए करेंगे तो यानी 1 से डिवाइड करिए, और सेकंड लेवल के लिए यानी 4 से डिवाइड करिए, थर्ड के लिए 9 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। सो इस तरीके से एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस क्रिएट होता है। रेगुलर इंटरवल में तो रहता है, लेकिन इनके बीच का जो इंटरवल होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, इंक्रीजिंग होता है, सिंगल एटम। लेकिन सॉलिड के मामले में एक खास बात होती है, और यहाँ हम सॉलिड को ही डिस्कस कर रहे हैं, नाम ही है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन हो, तब क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन तो दोनों अगर अलग अलग होते, दूर दूर होते, तो उनके एनर्जी लेवल सेम ही होते, दोनों के पास E1 होता, E2 होता, E3 होता। पर सॉलिड में एटम्स बहुत क्लोज विसिनिटी में होते, आस पास बिल्कुल होते। तो स्वाभाविक बात है कि एक एटम के एनर्जी लेवल दूसरे एटम के एनर्जी लेवल को प्रभावित करेंगे, क्योंकि उनके बीच में दूरी बहुत कम है। इससे होता यह है कि एक की एनर्जी की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ सकती है, और दूसरे एक की बढ़ेगी, और एनर्जी तो कंजर्व रहती है आप जानते हैं, तो दूसरे की क्या हो जाएगी? थोड़ी सी घट जाएगी। चलिए मैं एक वैल्यू लेके बताता हूँ। मान लीजिए E1 की वैल्यू है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब वो सिंगल है, अकेला है, कोई साथ नहीं है, तो उसकी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है E1 की वैल्यू। लेकिन एक और एटम उसके बिल्कुल क्लोज पास मिला के रख देंगे, तब वो जो है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं रख पाएगा, उसकी वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी। मान लीजिए हो गई, इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगी, मान लीजिए हो गई 10.1। तो जो दूसरा एटम आया उसका भी तो 10 होना चाहिए था, लेकिन वो दूसरा पहले के प्रभाव में उसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9.9। 9.9 मैंने कैसे कहा?
देखिए उसकी 0.1 अगर बढ़ गई होगी तो इसकी 0.1 घट जाएगी, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व ही रहनी है टोटल। तो इससे क्या होगा, अब अगर आप एनर्जी लेवल ड्रॉ करेंगे दोनों एटम की एक साथ, अभी दो एटम के लिए यहाँ पे बात हो रही है, एक साथ अगर दोनों की ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि एनर्जी लेवल के बीच में आपको थोड़ा सा अंतर नजर आएगा। अलग अलग तो दोनों की उतनी ही रहती, लेकिन जब साथ साथ आ गए तो थोड़ा सा अंतर हो गया। और ये अंतर जैसे जैसे एनर्जी लेवल में हायर ऊपर जाएंगे, E2 में देखिए, E3 में देखिए, तो ये अंतर, ये दोनों हैं E3 ही, लेकिन एक ने क्या किया, E3 थोड़ा प्लस हो गया और एक ने क्या किया, E3 थोड़ा माइनस हो गया, इसलिए उनके बीच का डिफरेंस एक क्रिएट हो गया, दो एटम हो गए। तो अगर 3 एटम हो तो 3 लाइंस में डिवाइड हो जाएंगे, उनके बीच का डिफरेंस जैसे ऊपर जाएंगे वो बढ़ता जाता है। अगर 10⁻23 एटम्स हो तो बहुत ज्यादा संख्या बढ़ गई, 10⁻23। ये कहां से आया 10⁻23? ये एक सामान्य एक कैलकुलेशन है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच में कितने एटम्स होते हैं। अगर एक 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का कोई सेमीकंडक्टर पीस ले ले तो कितने एटम होंगे, तो 10⁻23 एटम हो गए। तो उनके एनर्जी लेवल क्या होंगे, उनके एनर्जी लेवल भी इसी तरीके से बढ़ जाएंगे, लेकिन वो इतनी ज्यादा संख्या में होंगे कि अगर उतनी लाइन में यहाँ ड्रा करूं तो वो लाइन एक दूसरे के इतने करीब हो जाएंगे कि एक दूसरे को टच कर जाएंगे और आपको लगेगा कि वो कंटिन्यूअस है। पुलकित सिंह अपना वीडियो बंद कीजिए बेटा। पुलकित, शैल आई रिमूव यू? ओके, तो आप गौर कर पा रहे होंगे कि 10⁻23 जब एटम हो रहा है तो E1 का जो बैंड, जो स्ट्रिप जैसी बनी, इसको हम अब आगे बैंड कहेंगे, एनर्जी लेवल नहीं कहेंगे, कोई बहुत क्लोज आ गए, ठीक है। तो जब एनर्जी बैंड, एक्चुअली क्या हुआ, एनर्जी बैंड इज अ कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल्स विच आर वेरी क्लोज टुगेदर, जो बहुत पास पास एनर्जी लेवल का एक गुच्छा सा बन जाए, उसको हम फिर अब क्या करने लगे, एनर्जी बैंड। तो अब ये जो यहाँ पे ड्रॉ किया गया वो एनर्जी बैंड बने हुए, लेकिन आप गौर कर रहे होंगे जैसे जैसे हायर स्टेट में जाते हैं एनर्जी बैंड की चौड़ाई बढ़ती जाती है, नीचे से ऊपर गए, ऊपर से और ऊपर गए तो एनर्जी बैंड बढ़ती जाती है। संख्या के अंदर एनर्जी लेवल की संख्या तो सेम ही होगी, सभी में 10⁻23 होगी, पर उनकी विड्थ बढ़ती जाएगी। क्यों? इसका कारण मैंने जब 3 एटम 2 एटम में बताया था, वही इसका कारण है। सो अगर मान लीजिए हम E3 के E4 E5 और ऊपर बढ़े तो क्या होता है, ये एनर्जी बैंड नीचे वाले, ऊपर वाले की चौड़ाई भी बढ़ती जाए, नीचे वाले की चौड़ाई भी बढ़ती जाए, तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को ओवरलैप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ओवरलैप करें। तो कैसा करते हैं ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। देखिए यहाँ पर उन्हीं एनर्जी बैंड्स को फिर से एक नए तरीके से ड्रॉ किया गया, ठीक है। आपको ये एक आर्क जैसा आपको लग रहा होगा कि तो हम किसी महल में आ गए और उसके ये पिलर्स हैं और ये कुछ गुंबद जैसा बना हुआ है। ये आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा कि ये क्या है। ये क्रोनिग पेनी मॉडल के आधार पर ऐसी फिगर ड्रॉ की जाती है। मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि एनर्जी बैंड जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ये दो एटम के बीच का डिस्टेंस दिखाया हुआ कि एक एटम यहाँ रखा हुआ है, एक एटम यहाँ रखा हुआ है, नीचे के लेवल्स के बीच में सेपरेशन ज्यादा होता है, ऊपर जाते जाते हैं तो इनके बीच का सेपरेशन घटता जाता है। और एक ऐसा भी वक्त आता है कि एक ऐसा भी एनर्जी बैंड होता है जहां पर कोई सेपरेशन लगभग खत्म हो जाता है और वो बैंड ऑलमोस्ट कंटिन्यूस हो जाता है, यानी कि ये पहले एटम का एनर्जी बैंड, दूसरे का, तीसरे का, वो एकदम कंटिन्यूस हो जाता है और इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, ठीक। वैलेंस बैंड वो बैंड है जिसके अंदर पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक। उसके बाद भी एक आप थ्योरेटिकली बैंड कल्पना कर सकते हैं जो उसके ऊपर हो, कैलकुलेशन करके तो निकाल ही सकते हैं, है ना। E0/1 किया था, 1 स्क्वायर किया था, E0/2 स्क्वायर किया था, E0/5 स्क्वायर वैलेंस बैंड हो गया, तो E0/6 स्क्वायर एंड 36 वो क्या हो जाएगा, भले वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको हम कहेंगे कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड कौन हुआ, वो हुआ जिसमें से एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकलकर जा सके, और जहां चला जाएगा तो वहां पे वो क्या होगा, वो तो वहां पे फ्री होगा, वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड तो होगा नहीं, तो वहां पे कंडक्ट कर सकता है, वो चार्ज कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड लास्ट
फिल्ड, पार्शियली फिल्ड बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन हो, एंड कंडक्शन बैंड वो हो जब हम एक्साइट करें, एनर्जी दें, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के वहां पहुंचे और वहां पर वो बाउंडेड ना हो, न्यूक्लियस से बाउंडेड ना हो, फ्री टू मूव हो और कंडक्शन में पार्टिसिपेट करे, उसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड हो जाता है। अब इसके आगे जब हमें कोई फिगर दिखानी होगी तो ये नीचे वाले जो बैंड्स हैं इनको हम नहीं दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में दो ही बैंड की आवश्यकता होती है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, और इसके बीच का ये जो गैप है इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप, क्योंकि दोनों एनर्जी बैंड्स हैं, इनके बीच का गैप एनर्जी बैंड गैप। नेक्स्ट इज द दिस, यहां हम बात करेंगे एनर्जी बैंड गैप की। एनर्जी बैंड गैप क्या होता है? देखिए 3 फिगर दिखाई हुई हैं, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर। आमतौर पे वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड आप समझ चुके हैं, पीछे वाले में स्लाइड में आपको दिखाया ही है। इंसुलेटर और में वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बीच में अच्छा खासा गैप होता है, और ये जो गैप होता है इसी को एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। सेमीकंडक्टर में ये गैप कम होता है, इतना होता है कि हम अगर थोड़ी एनर्जी दें, किस तरह की एनर्जी वो हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, एनर्जी दें तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा और वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। कंडक्टर में क्या होता है, इन दोनों के बीच गैप या तो 0 होता है या ये दोनों बैंड ओवरलैप कर जाते हैं। और मैं पीछे भी बता चुका हूं कि ओवरलैप कैसे कर जाते हैं। हायर स्टेट के एनर्जी बैंड की विड्थ ज्यादा होती है तो उनकी चौड़ाई बढ़ती जाए, तो बढ़ते 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 क्या कर सकते हैं कि वो नीचे वाले के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं, तो वो ओवरलैप भी कर सकते हैं। सो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो कभी आपको अगर पूछा जाए तो आप बना सकते हैं कि इंसुलेटर में बैंड गैप कैसा दिखता है, सेमीकंडक्टर में कैसा बैंड गैप दिखता है, और कंडक्टर में। लेकिन थोड़ा इसके डिटेलिंग की भी आवश्यकता है, उतना तो फिगर आपने पार्ट 1 में भी देखा था। अब हम डिटेलिंग की बात करते हैं। सबसे पहले इंसुलेटर। इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड का जो बॉटम होता है, गौर कीजिएगा, कंडक्शन बैंड का बॉटम, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईसी से। ईसी द बॉटम of the conduction band, energy of the bottom of the conduction, E means energy, EC for conduction, EC। और टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड को बोलते हैं EV। आप गौर कर रहे हैं, टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड EV, और इनके बीच का ये जो गैप होता है EC माइनस EV, इसको बोलते हैं EG, दैट इज एनर्जी बैंड गैप। 10 मिनट जैसा बचा है, जल्दी से मैं खत्म कर दूं ताकि आप सवाल भी पूछ सकें। सो EC माइनस EV इज इक्वल टू EG। अगर ये EC माइनस EV जो है 6 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा हो, जैसा कि यहाँ मेंशन है 6 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा हो, 6 इलेक्ट्रोवोल्ट तो डायमंड का होता है, तो क्या डायमंड के ऊपर वाले ही सब इंसुलेटर होते हैं? इसको हम थोड़ा डिटेल में और बात करेंगे, अभी फिलहाल इसको ऐसे लीजिए। तो ये एनर्जी बैंड गैप अगर 6 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा हो तो इसको हम इंसुलेटर कहेंगे। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में 2 एग्जांपल दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल किसका है जरा देख कर बताइए, आप पढ़ चुके हैं, जर्मेनियम का है जो बाईं तरफ है, और जो दाईं तरफ है किसका एग्जांपल है, सिलिकॉन का है। लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, बैंड गैप दिखा देख के जान सकते हैं। EC माइनस EV दैट इज EG अगर 0.7 के आसपास है, 0.7, कुछ बुक्स में 0.69 लिखा है, कहीं 0.7 लिखा है, यहाँ 0.72 लिखा है, इससे बहुत कंफ्यूज मत होइएगा, 0.7 के अप्रोक्सीमेटली, तो ये जर्मेनियम है। और अगर यही एनर्जी बैंड गैप 1.1 के अप्रोक्सीमेट हो, इलेक्ट्रोवोल्ट में सारी फिगर इलेक्ट्रोवोल्ट में है, यूनिट बोलना भूल भी गया हूं तो ध्यान रखिएगा, जूल नहीं है, इलेक्ट्रोवोल्ट 1.1, ये और ये दोनों वैल्यू तो बिल्कुल आपको रटी रहनी चाहिए, बार बार आपको पूछा जाता है। 1.12 इलेक्ट्रोवोल्ट हो तो इसका मतलब है कि ये सिलिकॉन है। तो इसका मतलब मोटा मोटी कि अगर एनर्जी बैंड गैप 1 इलेक्ट्रोवोल्ट के अराउंड हो तो उसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इंसुलेटर। बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज सी योर माइक, जब कहा जाए तो तुरंत सब लोग अपना एक बार माइक चेक कर लिया कीजिए। ओके, कंडक्टर के मामले में क्या होता है, कंडक्टर के मामले में या तो ये EG 0 होगा, बिल्कुल टच कर रहे होंगे, और या कई बार क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड है वो वैलेंस बैंड के ओवरलैप कर जाता है। आप गौर कीजिए इस वाले में, राइट साइड की फिगर में EC नीचे आ गया है और EV ऊपर चला गया है। आप गौर कर रहे हैं, ऐसा कब होगा, जबकि कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड को ओवरलैप कर जाए, तभी ऐसा होगा। तो ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि इसका मतलब ये है कि देयर विल नॉट बी एनी बैंड गैप। नॉर्मल टेम्परेचर पे भी जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है
वो कंडक्शन बैंड को भी अवेलेबल हैं, सो दे कैन कंडक्ट इजीली, क्योंकि इनको कोई एनर्जी बैंड गैप को क्रॉस करके, जैसे कहते हैं ना बीच में नाला जैसा बना उसको क्रॉस करके जाने की जरूरत नहीं है। जब चाहे वो वैलेंस बैंड में, जब चाहे वो कंडक्शन बैंड में, दे कैन कंडक्ट। इसी वजह से कंडक्टर में कंडक्टिविटी इतनी अच्छी होती है। अब जो मैं बात कर रहा था कि एनर्जी बैंड गैप कितना होना चाहिए, देखिए सबसे कम एनर्जी बैंड गैप किसी अगर सेमीकंडक्टर का है तो एक वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर है HGPE, मर्करी टेलुरियम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। वो तो लगभग 0 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है, तो आपको जरूर दिमाग में आ रहा होगा फिर इसका क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ही अच्छा है, तो कंडक्टर जितना अच्छा है। वो हम लोग बात करेंगे इस बारे में, आप सवाल मुझे पूछिएगा। लेड सेलेनाइड 0.15 एंड सो ऑन। सिलिकॉन का देखिए, जर्मेनियम का 0.66 यहाँ लिखा है, सिलिकॉन का 1.12, डिफरेंट सोर्सेज में अलग अलग दिया हुआ है। मोटा मोटी 0.7 के आसपास जर्मेनियम, सिलिकॉन 1.1 के आसपास। जिंक सल्फाइड 3.84, ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोवोल्ट सॉरी बैंड गैप जिंक सल्फाइड का है। तो यहां तक अजय ये सारी वैल्यू जो है रूम टेम्परेचर पे दी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा, एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू रूम टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसीलिए आपको वैल्यू बदली बदली दिख रही है, कहीं पर आपको 0.69 दिखेगा, कहीं पर वो 0.71। अब किसी ने 0 डिग्री सॉरी 273 डिग्री केल्विन पे लिखा है वैल्यू, किसी ने 300 पे लिखा है, किसी ने ज्यादा पे लिखा है ना। तो ये जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ ये किस पे लिख रहा हूँ, एट अ टेम्परेचर 300 केल्विन, और इस पे ये वैल्यूज है, यानी कि 3.84 तक, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, सेमीकंडक्टर ही है। ओके, आज का मैं लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और ये मैं फिर से आपसे कहूँगा कि यूट्यूब पे जो भी अपलोड किया जाए उसको आप दोबारा देखिए, और आप सबके सबने किया नहीं है सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।